जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका द एनपी में। आज हम बात करेंगे एग्री बिल यानी कि फर्म बिल पर, जो कि अब एक्ट बन चुका है। मित्रों, इससे पहले हम थोड़ा अपने देश के किसानों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे देश की 52% आबादी किसान से यानी कृषि कार्यों से संबंधित है, लेकिन इसका केवल 17 से 18% ही योगदान हमारे देश की जीडीपी में रहता है। हमारे देश में किसानों की आय लगभग 6,400 रुपये पर मंथ होती है। फसलें बाज़ारों में जितने दाम पर बिकती हैं उसका केवल 10 से 23% ही किसानों को मिल पाता है, और निर्यात में 2.5% की ही हिस्सेदारी है। सन 2019 में लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। मित्रों, यह बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में किसान तो हैं, पर वह किसान बनना नहीं चाहते हैं। लगभग 76% लोग खेती छोड़ना चाहते हैं, और लोकसभा के 38% सांसद किसान हैं ऑन पेपर, और तो पता नहीं, पर ऑन पेपर 38% सांसद किसान हैं। तो हमारे देश में कृषि क्षेत्र की इतनी बड़ी भागीदारी होने के बावजूद भी किस लिए किसान इतना पीछे है, किस लिए उसकी आय इतनी कम है, और किस लिए लोग खेती नहीं करना चाहते हैं। आज़ादी के बाद से ये समस्या बनी हुई है और आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। हर सरकार प्रयास करती है, मगर सफलता लगभग ना के बराबर ही मिलती है। तो इस बार भी भारत सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 3 बिल पेश किए हैं, जो कि अब एक्ट बन चुका है। आज हम उसी बिल पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हैं वो तीनों बिल, जिनमें पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 यानी कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020। दूसरा है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फर्म सर्विसेज बिल 2020 यानी कि कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून 2020। तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020 यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। अब चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। ये तीनों बिल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। पहला बिल यानी द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम की बात अगर करें तो एक लाइन में अगर इसे कहें तो इसका मतलब यही है कि किसान अब अपनी उपज को मंडी के अतिरिक्त भी कहीं भी बेच सकते हैं। मित्रों, आपने एपीएमसी का नाम तो सुना होगा। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हिंदी में कहते हैं कृषि उपज मंडी समिति। इसके अनुसार किसान अपनी उपज मंडी में बेचेगा, जो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाएगी। यानी किसानों को मंडियां उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसानों पर राज्यों को लेकर पहले भी कोई प्रतिबंध नहीं था। वो पहले भी किसी भी राज्य की मंडी में अपना उपज बेच सकते थे, परंतु अब जो चेंज आया है वो ये है कि मंडियों के अतिरिक्त भी जहाँ भी उन्हें अपनी उपज की बेहतर कीमत मिले, वो वहाँ जाकर अपनी उपज को बेच सकते हैं। और इस एक्ट के अनुसार किसान अपनी फसल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन भी बेच सकेंगे, और इसके अनुसार बाजार शुल्क को भी खत्म कर दिया गया है। मतलब पहले मंडियों वगैरह द्वारा भी सरकार बाजार शुल्क लेती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। मित्रों, अब ऑन पेपर तो आपको ये बिल देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ठीक ही है, किसानों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब वो मंडी के अतिरिक्त भी कहीं भी और अपना सामान, अपनी उपज बेच सकते हैं। लेकिन अगर प्रयोगात्मक रूप से आप इसे समझने का प्रयास करें तो यह एक नुकसानदायक भी हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, किसान वहाँ जाएगा जहाँ उसको अपनी उपज का अच्छा दाम मिलेगा, यानी एपीएमसी से बाहर भी वो जाकर बेच सकेगा। तो अगर कहीं बाहर उसको एपीएमसी से अच्छा दाम मिल रहा है तो वो एपीएमसी में क्यों आएगा। इस तरह से धीरे धीरे करके संभवतः हो सकता है कि एपीएमसी का महत्व ही खत्म हो जाए। एपीएमसी का महत्व धीरे धीरे घटते घटते एकदम कम हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि एपीएमसी बंद हो जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि एपीएमसी जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी, मगर संभवतः भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है कि एपीएमसी का जब कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा तो वो बंद भी हो सकता है।
तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई फंस सकते हैं, क्योंकि इधर एपीएमसी अगर बंद हो गई और उधर खरीद फरोख्त करने वाली निजी कंपनियां या निजी लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे, और इस स्थिति में किसान को अपने हिसाब से जितना उसे मिलना चाहिए उतना फ़ायदा उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो सरकार एमएसपी देती है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार निश्चित करती है वो केवल एपीएमसी के लिए है, वो निजी स्तरों पर नहीं लागू होता है। तो संभवतः इससे बाद में दिक्कत आ सकती है, और ऐसा पहले भी हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप अगर दूरदर्शन चैनल को देख लें और बाकी अच्छे खासे मनोरंजन देने वाले चैनल्स को देख लें, तो इंसान आज क्या दूरदर्शन पर तो कुछ खास आज होता नहीं, दूरदर्शन कोई कहाँ देख रहा है आज, वही रिपीटेड चैनल्स, वही रिपीटेड प्रोग्राम्स उस पर दिखाते हैं। लोग चैनल्स खरीद रहे हैं, जितना भी पैसा वो लेते हैं उतना पैसा देना पड़ता है, देकर खरीद रहे हैं, जिनको मनोरंजन के लिए देखना है चीज़ें वो ले रहे हैं, और उनकी मजबूरी है, वो जितना दाम लगाएंगे उन्हें उतना देना ही पड़ेगा। तो संभवतः ऐसी कोई स्थिति बन सकती है इसमें, ये एक प्रॉब्लम है। मगर देखिए, ये एक तरीके से अगर किसानों का दायरा बढ़ाया जा रहा है तो संभवतः हो सकता है कि इसके अच्छे भी रिजल्ट आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा अनुमान लगा रहे हैं वैसा ही खराब ही रिजल्ट आए, हो सकता है कि इसके अच्छे भी रिजल्ट आएँ। तो क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा है। अब आइए बात करते हैं दूसरे एक्ट की, यानी द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, जो कि अब एक्ट बन चुका है, जिसे हिंदी में कहेंगे कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून 2020। इस एक्ट के अनुसार अब किसान कंपनियों से सीधे करार यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किसान खेती करेंगे। इसमें विवादों के निपटारे के लिए भी 3 स्तरीय तंत्र की व्यवस्था की गई है। पहले किसान कंपनियों से डायरेक्ट करार नहीं किया करते थे, आड़तिया हुआ करते थे, यानी कि मिडिल मैन हुआ करते हैं जो कि करार कराते हैं, किसान से प्रोडक्ट खरीदते हैं और कंपनियों को बेचते हैं। वो दोनों तरफ से मुनाफा कमाते हैं, किसानों से भी और कंपनियों से भी। ये आड़तिया यानी कि ये जो मिडिल मैन हुआ करते हैं ये लीगल होते हैं, इलीगल नहीं होते हैं। तो अब ये बात आ रही है कि इनका रोल ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। संभवतः इनका रोल ख़त्म नहीं होगा, अब भी इनका रोल रहेगा। अगर ये अच्छी बात है अगर ख़त्म हो जाए, अगर किसान खुद ही आड़तिया का काम कर लेते हैं तो संभवतः हो भी सकता है कि इनका रोल ख़त्म हो जाए, पर इसमें भी छोटे किसानों को दिक्कत आएगी। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या है कि जैसे कि किसान किसी कंपनी के पास जाएगा, वो और उस कंपनी, किसान और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, पूरा कानूनी तौर पर लिखित तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें कंपनी को जितना प्रोडक्शन चाहिए होता है, जितना उत्पाद चाहिए होता है, किसान उतना उत्पादन करेगा और उस कंपनी को बेचेगा, और जितना दाम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा उसी कीमत पर उसको बेचना होगा। चाहे उस समय की कीमत कुछ और भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतनी ही कीमत कंपनी को किसान को देनी होगी। इस एक्ट के अनुसार इस तरह से किसान कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कर सकेगा। फिर से ये ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, मगर अगर प्रयोगात्मक रूप से सोचा जाए तो बड़े किसानों के लिए तो चलिए ठीक है, वो कर सकते हैं, मगर छोटे किसानों की प्रॉब्लम है। छोटे किसान जिनके पास थोड़ी थोड़ी जगह हैं खेती के लिए, वो थोड़ा थोड़ा माल किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कंपनियां अगर उत्पादन करवाती हैं या प्रोडक्ट लेती हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में लेती हैं। अगर कोई कंपनी, कोई मक्के की आटे की कंपनी या गेहूं के आटे की कंपनी है, किसी की कंपनी है किसी प्रोडक्ट की जो किसानी से संबंधित है, खाद्य पदार्थों से संबंधित है, तो वो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट लेते हैं। छोटी मोटी मात्रा में कंपनियां प्रोडक्ट नहीं लेती हैं, तो छोटे किसान क्या करेंगे? छोटे किसानों के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। यही प्रॉब्लम फर्स्ट वाले एक्ट में भी थी। वहाँ ऑनलाइन का आपने ठीक है चलिए रास्ता खोल दिया है, लेकिन छोटे किसान तो ऑनलाइन खरीद और बेचेंगे तो है नहीं। छोटे किसान वो कहाँ ऑनलाइन जाएगा, जो है अपना ऑनलाइन भी पैसा खर्चा करेगा, उसमें भी इतना पैसा तो होता नहीं है। और चलिए ठीक है, आपने मंडी के अतिरिक्त भी कहीं व्यवस्था कर दी कि मंडी के अतिरिक्त भी आप बेच सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन
अब छोटा किसान है, उसको उसको ट्रांसपोर्ट में पैसे लगाने के लिए, वहाँ पे ले जाके स्टोर करने के लिए, इन सब के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे ना। वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से लगाएगा। तो छोटे किसानों के लिए इसमें दिक्कत आ रही है ना। सब दोनों एक्ट्स में छोटे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। बड़े किसान तो चलिए ठीक है, वो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, उनको तो जितना वो लगाएंगे उससे ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको तो थोड़ा ही, उनके पास तो थोड़ा ही मात्रा में है ना प्रोडक्ट, उनके पास तो वो थोड़ा ही उत्पादन करते हैं, वो थोड़ा ही बेचेंगे। वो थोड़ा थोड़ा कहाँ ले जाएंगे कंपनी को बेचने, कहाँ ले जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने, कहाँ ले जाएंगे ऑनलाइन बेचने। तो उनके लिए दिक्कत आ रही है ना। तो ये सारी दिक्कतें हैं। हाँ, अगर छोटे किसान ग्रुपिंग करके काम करते हैं, यानी कि आपस में एक समूह बना करके काम करते हैं, तो कुछ हद तक ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। चलिए आते हैं अब तीसरे एक्ट पर, द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020, यानी कि आवश्यक वस्तु कानून 2020। सबसे पहले अगर इस अधिनियम की बात करें, इस कानून की बात करें, तो ये आया था 1955 में। इसके अनुसार कुछ आवश्यक वस्तुओं का निर्धारण किया गया है, जिसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इन वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे आप शॉर्ट में MRP भी कहते हैं, ये सरकार तय करती है। अब संशोधित अधिनियम के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, इन सभी को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। अब इन पर सरकार का कंट्रोल किसी असामान्य परिस्थिति में ही रहेगा। सामान्य परिस्थिति में सरकार का इन पर से कंट्रोल अब हट गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में MSP भी कहते हैं, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस संशोधन के अनुसार एक बड़ी चीज़ है जो कि अब उस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिसे कहते हैं भंडारण, यानी कि भंडारण पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। पहले क्या होता था, मिडिल मैन जो हुआ करते थे, यानी कि जो आड़तिया हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे, पहले इलीगली भंडारण कर लिया करते थे। मतलब पहले से ही ज़्यादा सामान खरीद करके, जब सस्ते में चीज़ें मिलती थी तो पहले से उसको ढेर सारा खरीद करके रख लिया करते थे, जो कि इलीगल हुआ करता था। लेकिन अब ये लीगल हो गया है। आप ठीक है, आप भंडारण कर सकते हैं, इस पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब इसमें एक समस्या ये आ रही है कि आड़तिया जो होंगे वो पहले से ही भंडारण कर लेंगे। जो सामान, जिन सामानों की कीमत बढ़ने की संभावना होगी, वो उसका भंडारण पहले ही कर लेंगे, और बाद में अगर कोई किसान उनके पास आता है वो सामान बेचने, तो उनके पास कोई उनकी मजबूरी नहीं रह जाएगी कि वो उस सामान को ख़रीदें ही। वो अपने मनमाने दाम पर उस सामान को ख़रीदेंगे, और किसान को मजबूरी में अपना सामान उतने ही दाम पर बेचना पड़ेगा जितना वो कहेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो ये भी एक परेशानी हो सकती है। इसी कारण जो है इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। वैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे छोटे किसान जो हैं वो जानते भी नहीं हैं कि इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं, ये बिल है क्या एक्चुअल में, क्या इससे क्या दिक्कतें आ रही, क्यों इतना विरोध हो रहा है। बस विरोध हो रहा है क्योंकि वो तो अपना एक राजनीतिक एजेंडा है। अगर जान करके ये विरोध करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना जाने बूझे कहीं भी कोई भी, तो मैं चाहती हूँ कि किसानों तक ये बात पहुँचे, वो बिल के बारे में जाने समझें, एक साधारण भाषा में अच्छे से, मतलब वो जाने कि एक्चुअल में उनके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या बिल ले आ रही है, और उसका कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा उनको। वो क्योंकि उनसे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता है। जो किसान है वो ही किसानी को अच्छे से समझ सकता है, वो ही उस क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी रखता है। क्योंकि अगर हम वो काम नहीं करते तो हमको उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी जितना किसान की होगी। क्योंकि पढ़कर ठीक है हम एक नॉलेज गेन कर सकते हैं, मगर प्रयोगात्मक रूप से जो नॉलेज है वो किसान के पास ही रहता है। वो ही जानता है कि कौन से समय पे क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नुकसानदायक है। तो ये जानना ज़रूरी है, ये किसान समझे इस बात को कि इस बिल में है क्या, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये एक साधारण भाषा में मैंने प्रयास किया है समझाने का, आप इसे शेयर करें, हमारा वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।